आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी हम आज ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है। यूनिवर्सल और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। मतलब क्या होता है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी हमारी क्या होंगी, जितनी भी बॉडी होंगी यूनिवर्स में, ठीक है, चाहे वो प्लैनेट हो, ठीक है, वो क्या होंगे कि हर एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से या एक बॉडी दूसरे बॉडी से एक फोर्स के थ्रू क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब क्या होगा कि जो फोर्स होगा वो अपने मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो उसका क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं कोई बॉडी ए, इसको बॉडी ए मान लेते हैं, ठीक है, और यहां पर एक ले लेते हैं बॉडी बी। दो बॉडी हो जाएंगी। इस बॉडी का, बॉडी ए का हमारा मास हो जाएगा m1 और बॉडी बी का मास हो जाएगा m2 हो जाएगा। ठीक है। अब इनके बीच के अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। मतलब जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, यानी दोनों बॉडीज के मास का होगा, यानी m1 इंटू m2 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और उसके बाद में दिया गया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस होगी वो फोर्स का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। तो देख लेते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहां पर इक्वेशन, अब देखो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, यानी F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, m1 m2 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल जी कांस्टेंट आ जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है। अब हमें मान लेते हैं यहां से g निकालना हो, तो g निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, g इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा। ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया। ठीक। अब हम g की यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होगी, इसको रफ कर देते हैं सबसे पहले। अब हम यहां पर g की यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है। यहां पर यूनिट ऑफ कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी की यूनिट निकाल लेते हैं। तो फार्मूला हमारा है F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर। तो F इक्वल टू हमें यहाँ पर हमें g की यूनिट निकालना है। ठीक है। तो g की यूनिट निकालना है तो यहाँ से पहले कैपिटल G निकाल लेंगे। तो कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है g इक्वल टू हमारा F क्या होता है, न्यूटन होता है, r क्या होता है, मीटर में हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मास क्या होता है, ये केजी में होता है तो यहाँ पर केजी का स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये g की यूनिट आ गई। दूसरी, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, g इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा केजी इनवर्स 2। ठीक है। केजी इनवर्स 2 हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, g इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कैपिटल जी की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है, तो कैपिटल जी की यहाँ बात करते हैं तो कैपिटल जी की कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11
और ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या आती है, देखो हमने यूनिट यहाँ पर निकाली है, क्या निकाली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या हो जाती है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है।